दोस्तों, वेलकम टू इनसाइट आईक्यू। इनसाइट आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंकुर कुमार। आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी जो एनिवर्सरी है उसका सेलिब्रेशन आजकल जो है सुर्खियों में है। तो उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस तरह की वीडियो देखते रहिए और देखकर जो है कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनिवर्सरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वर्षगांठ, या फिर कह लीजिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय जो है उसकी जो है वर्षगांठ जो है सेलिब्रेट करी जा रही है। और इस बार स्पेशली ये तो सेलिब्रेट तो हर साल की जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है यानी कि उच्चतम न्यायालय है भारत का, उसकी वर्षगांठ तो हर साल मनाई जाती है। पर इस बार स्पेशल क्या है, क्यों हम इस टॉपिक को जो है डिस्कस कर रहे हैं, वो भी हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों देखेंगे। पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिवर्सरी होस्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2023, यानी कि 2023 में जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्षगांठ की मेजबानी की गई है। तो यही हम देखेंगे कौन सा हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन है हमारा 73rd एनिवर्सरी, 74th एनिवर्सरी, 75th एनिवर्सरी, 76th एनिवर्सरी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारा 73rd एनिवर्सरी। बेसिकली जो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जा रहा है कि एनिवर्सरी जो है हर साल सेलिब्रेट की जाती है, बट इस बार इसमें थोड़ा सा कुछ स्पेशल है। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे क्या स्पेशल है। तो पहले इसके हाइलाइट्स देख लेते हैं क्या है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन जनवरी 28, 1950, 2 days आफ्टर इंडिया बिकेम सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, यानी कि 28 जनवरी 1950 को जो है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो एग्जिस्टेंस में आ गया था, आज़ादी के 2 दिन बाद जो है। सेकेंड वन क्या है, इट रिप्लेस बोथ द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एंड जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल विच वर एट द एपेक्स ऑफ इंडियन कोर्ट सिस्टम। आपको पता होगा जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी या ब्रिटिश राज था हमारे यहाँ पर, तो उस टाइम पे जो है फेडरल कोर्ट चलता था यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ क्या चलता था, जुडिशियल कमेटी चल रहा था। ठीक है, जो कि प्रीव्यू काउंसिल के लिए था। तो इन दोनों को भी जो है कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोस्तों। इट वॉज इनोग्रेटेड इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट बिल्डिंग विच वॉज द होम टू द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर 12 years प्रिसीडिंग द सुप्रीम कोर्ट्स एस्टैब्लिशमेंट। Next, the Parliament House served as the home of the Supreme Court for years until the Apex Court got its own building in 1958। यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको अपनी जो खुद की बिल्डिंग मिली थी वो 1958 में मिली थी। यानी कि 8 साल लग गए थे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनने के लिए जो है। द इनोग्रेशन वाज प्रिजाइड ओवर बाय द जज ऑफ द फेडरल कोर्ट। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज H.J. कानिया। द फंक्शन वाज अटेंडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इतनी चीज़ें हैं, ये जो जितना भी मैंने कंटेंट बताया हुआ है ये इतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसको डाला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले हिंदी में इसकी भी देख लेते हैं क्या है। भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। इसने भारत के संघीय न्यायालय और प्रीवी की न्यायिक समिति दोनों को बदल दिया। परिषद जो भारतीय न्याय प्रणाली के शीर्ष पर थी। इसका उद्घाटन संसद भवन में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में किया गया था, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पहले 12 वर्षों तक भारत के संघीय न्यायालय का घर था। 1958 में शीर्ष अदालत को अपना भवन मिलने तक संसद भवन ने वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय के घर के रूप में कार्य किया। उद्घाटन की अध्यक्षता संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों ने की। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया थे। समारोह में विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने भाग लिया। तो यानी कि इसमें देख लीजिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पहले न्यायाधीश कौन थे, क्योंकि आप कई बार देखते हो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, बट आजकल खबरों में चल रहा है। अब हमने जो है रिसेंटली में 28 जनवरी 1950 को जो है जब जो सुप्रीम कोर्ट था, जब सुप्रीम कोर्ट बन गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया था, तो उस टाइम पे पहले न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे H.J. कानिया। तो इस चीज़ को आप जो है याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इजीली बन जाते हैं और कहीं ना कहीं वो जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ऐसे तो जनरली कोई नहीं पूछता है कि फर्स्ट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे या न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर खबरों में है तो तब ये आसानी से पूछा जा सकता है और कहीं ना कहीं एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम और देख लेते हैं इसके बारे में। अब क्वेश्चन एग्जाम पेपर में क्या आएगा वो हम देखेंगे। एग्जाम में ये आएगा
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका स्टेटस है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टाइटल द यूनियन जुडिशरी, यानी कि अगर आप बात करते हैं इसकी तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि चैप्टर 4 में और पार्ट 5 में दी गई है। दोस्तों आप जब पढ़ेंगे इसके बारे में पॉलिटी के अंदर जो है, मैं ही पॉलिटी आपको करा रहा हूँ तो ये चीज़ मैं ब्रीफ में वहाँ पे कवर करूँगा, बट अभी जो प्रोस्पेक्टिव है, अभी प्रोस्पेक्टिव यही है कि ये जो है पार्ट 5 के अंदर जो है आता है, चैप्टर 4 और पार्ट 5 में ये जो है यूनियन जुडिशरी के अंदर जो है चैप्टर है उसमें ये आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है। अब इससे रिलेटेड आर्टिकल्स क्या हैं, आर्टिकल्स रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय है उससे संबंधित आर्टिकल क्या है वो हम देखेंगे। आर्टिकल 124 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अनुच्छेद 124 भारत के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के स्थापना की बात करता है, ये हमारे संविधान में लिखा गया है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी माना जाएगा। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ओरिजिनल जुडिक्शन की जब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो वो आर्टिकल 131 में लिखा गया है। आर्टिकल 132, 133, 134 द अपीलेट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब इसमें एक आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 132, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। आर्टिकल 132 जो है किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देता है, किस केस में, जब उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो, जब अगर उसके फंडामेंटल राइट्स कहीं भी सप्रेस किए जा रहे हैं, दबाया जा रहा हो उसके फंडामेंटल राइट्स को, या उसके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा हो, तो वो जो है आर्टिकल 132 के तहत डायरेक्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जा सकता है, अपनी रिट पिटीशन दे सकता है, इंडिविजुअल भी और किसी लॉयर के थ्रू भी जो है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 135 आता है, पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो भी फेडरल कोर्ट की पावर थी, ठीक है, उसकी जो सारी शक्तियां जो है सुप्रीम कोर्ट में निहित हैं। स्पेशल आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 137 रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एक्सप्लेन्ड, यानी कि जो रिव्यू पावर है, आप देखते हो कोई भी रूल जब बनता है हमारी पार्लियामेंट में, कोई भी एक्ट हमारे यहाँ बनता है तो उसको चैलेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो आर्टिकल 137 के तहत उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल उसको ठहरा सकती है, ठीक है। तो ये जो पावर सुप्रीम कोर्ट को मिली है ये आर्टिकल 137 के तहत ही मिली है, ठीक है ना। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें दो आर्टिकल अभी तक इंपॉर्टेंट आए हैं, एक आया है आर्टिकल 132 और दूसरा है आर्टिकल 137। आर्टिकल 132 में जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जाके अपील कर सकते हैं कि हमारे जो है इस कानून के आने से जो है, या इस तरह की एक्टिविटी होने से या कुछ भी चीज़ें होने से जो है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो हमारी जो सुनवाई करी जाए। बाकी अगर कोई भी मामला है तो उसके लिए आपको प्रॉपर जो है नॉर्मल कोर्ट्स के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा थ्रू प्रॉपर चैनल। और आर्टिकल 137 में क्या है कि रिव्यू पावर है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि अगर संसद के अंदर कोई भी कानून बनता है तो उसको रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 138 एक्सपेंडिंग द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शंस को जो है एक्सपेंड किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 139 पावर टू इशू सर्टेन रिट्स, यानी कि रिट्स इशू करने की पावर भी आर्टिकल 139 में दी गई है। अलग अलग तरह की रिट्स है, 4 या 5 तरह की रिट्स है, तो वो जब मैं आपको पॉलिटी की क्लास कराऊंगा तो उसमें मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जो है पॉलिटी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा करंट अफेयर के साथ साथ। इसके बाद आता है आर्टिकल 140 एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आता है आर्टिकल 141 द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर जो है आपको जो ध्यान में रखना है, जो मेन आर्टिकल है, आर्टिकल 132, आर्टिकल 137 और आर्टिकल 140, ठीक है ना। तो और साथ ही साथ जो है आर्टिकल 139, ये 4 आप याद रखिए, ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिल ही जाएंगी जहाँ पे पॉलिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा कहीं ना कहीं जो है, ठीक है दोस्तों। हिंदी में देखना है, हिंदी में भी आप देख लीजिए, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में, आर्टिकल 131 अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र जो है, अनुच्छेद 132, 133, 134 सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 135 संघीय न्यायालय की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की जाती है, अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय में अपील करने की विशेष अनुमति से मतलब है फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा शक्ति की व्याख्या की गई है, अनुच्छेद 138 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार, अनुच्छेद 139 कुछ रिट जारी करने की शक्तियाँ, अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ, अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय की कानून बनाने की शक्ति,
ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, कानून बना भी सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो बनाते नहीं है, वो डायरेक्ट कर देते हैं कि सरकार को कि भाई इस चीज़ पे जो है कानून बनाया जाना चाहिए। अगर कुछ भी मैटर होता है तो उस पर खुद कानून नहीं बनाते, वो डायरेक्ट करते हैं, हमारे जो है संसद को डायरेक्ट करते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करते हैं कि ठीक है आप इस चीज़ पे कानून बनाइए, और सरकार उस पर कानून बनाती है। खुद कानून कभी नहीं बनाते वो, पर उसको 141 में ये डायरेक्ट किया गया है कि वो कानून बना सकते हैं, बट खुद बनाते नहीं है, बस डायरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो संसद में एक ऐसा कानून लेके आए और इस तरह का कानून बनाएं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं support@insightIQ.in पर। मैं वहाँ से आपको रिवर्ट करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।